हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके माइंड में ये सवाल होता है कि हम इंडिया में पायलट कैसे बन सकते हैं। ठीक है, चाहे उन्हें बनना हो नहीं बनना हो, पर एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता उनके मन में जरूर होती है कि आखिर हम पायलट के बारे में जानें। और आज के इस वीडियो में मैं आपके हर सवाल का जवाब देने वाला हूं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है पायलट बनने की, उनमें खर्चा कितना आता है, यानी उन्हें फीस कितनी पे करनी होती है। हम ये भी देखेंगे कि उन्हें पढ़ाई क्या क्या करनी होती है, कौन कौन से पेपर्स क्लियर करने होते हैं, और एट लास्ट हम बात करेंगे कि पायलट की सैलरी कितनी होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि मैं पायलट क्यों नहीं बन सकता। तो हर एक चीज आपको जवाब में मिलेगा, बस एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। अब सबसे पहली चीज आती है एलिजिबिलिटी, यानी आप ये कैसे पता करेंगे कि आप पायलट बनने के एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए पहली एलिजिबिलिटी है कि आप 12th क्लास पास होने चाहिए, यानी कक्षा 12 आप पास हो। ठीक है, और आपके क्लास 12th में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बायो, आर्ट्स या कॉमर्स लिए होते हैं और जिनके पास मैथ या फिजिक्स नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशंस में वो क्या करें? ऐसे कंडीशंस में आप NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग का सहारा ले सकते हैं, जहां पर आप दोबारा से 12th कर सकते हैं। यहां पर आपको कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप किसी भी दिन अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी ही आपका नंबर आ जाता है। वहां जाकर के आप पेपर दीजिए, विद इन 1 से 2 मंथ के अंदर आप यहां पर क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद आप फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप पायलट बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी कर सकते हैं। अब खास बात यह होती है कि आपके ये तीनों सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश में 55% से अबव मार्क्स होने चाहिए। अब ये बहुत जरूरी नहीं होता है, जैसे कि अलग अलग फ्लाइंग स्कूल होते हैं जहां पर पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं कहीं पर ये क्राइटेरिया कम भी होता है। बट अगर आप 55% से अबव मार्क्स रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फिर बात आती है आप मेडिकली फिट होने चाहिए, यानी आपको किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप फिजिकली डिसेबल्ड ना हो, आपको किसी भी तरह का कलर ब्लाइंडनेस ना हो। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग कलर्स को अलग अलग सेपरेटली पहचान सको। ऐसा ना हो कि आप 2 कलर ऐसे हैं जिनको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्लास 1 और क्लास 2 की मेडिकल करवानी होती है, जिससे ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा डिसीज या ऐसा कोई डिफेक्ट तो नहीं है जिससे आप पायलट यानी कि जो हवाई जहाज चलाना होता है आपको उसमें कोई परेशानी आएगी। अब आप 12th पास हो गए, आप मेडिकली फिट हो गए, उसके बाद आप जाकर के किसी भी फ्लाइंग स्कूल में, इंडिया में बहुत ढेर सारे फ्लाइंग स्कूल हैं, किसी में भी जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही आप फ्लाइंग स्कूल में जाते हैं वो आपको DGCA से रजिस्टर्ड करा देते हैं, यानी कि आपके 10th, 12th और अदर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाता है और उसके बाद DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन आपको आपका एक कंप्यूटर नंबर जनरेट करके देता है, जो आपका रेफरेंस नंबर होता है और पूरी लाइफ आपके साथ रहता है। आपको इसी के साथ साथ यानी फ्लाइंग स्कूल में रहते हुए आपको CPL यानी जो कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है उसके मिलने से पहले आपको DGCA के 5 पेपर्स क्लियर करने होते हैं, जैसे कि मेट्रोलॉजी यानी आपको मौसम के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर सिखाई जाती है। दूसरा होता है एयर रेगुलेशन, यानी कि आपके सिविल एविएशन में जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है वो सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तीसरा होता है एयर नेविगेशन, यानी हवा में आप जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो विद इन लिमिट्स रहते हुए आप कैसे कैसे चीज़ों को फॉलो करेंगे और क्या क्या तरीके होते हैं एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करने के। चौथा होता है एयरक्राफ्ट टेक्निकल जनरल, यानी कि जिस एयरक्राफ्ट को आप फ्लाई कर रहे हैं उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज इस पेपर में आपको दिया जाता है। और पांचवा होता है रेडियो टेलीफोनी, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप ATC से कैसे बात कर सकते हैं रेडियो पर। ठीक है, तो ये 5 पेपर्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं और जैसे ही आप किसी भी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं आपकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। अब जैसे ही आप किसी भी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं वो आपको एक लाइसेंस इशू करते हैं जिसे कहते हैं SPL यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। इसका मतलब ये होता है कि अब आप एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में बैठकर उसे उड़ा सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। धीरे धीरे करके वो इंस्ट्रक्टर आपको क्या करता है, लैंडिंग करना, टेक ऑफ करना, उसके अलावा क्लाइंब डिसेंट करना, आपको लेवल फ्लाइट, सारी इमरजेंसी कंडीशन, ये चीजें धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट कर देता है। और जब उसे ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट एलिजिबल हो चुका है तो वो आपको सोलो यानी अकेले ही एयरक्राफ्ट को उड़ाने की परमिशन दे देते हैं। इस तरह से जब आपके 200 घंटे यानी 200 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप DGCA में ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने CPL यानी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके रिक्वेस्ट के बाद DGCA हर चीज को वेरीफाई करता है कि क्या आपने सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है या नहीं कर ली है। जैसे ही सारी चीजें वेरीफाई हो जाती हैं कुछ ही दिनों के अंदर आपका कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL इशू कर दिया जाता है। अब इसके आगे बात आती है कि आपकी फीस कितनी लगती है, यानी आपको कितना खर्चा लगभग उठाना पड़ता है। तो ये 200 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है ये इंडिया में बहुत ढेर सारे अलग अलग स्कूलों में कराई जाती है और अलग अलग एयरक्राफ्ट पर कराई जाती है। बट एक एवरेज फीस जो होती है वो 25 लाख से लेकर के 30 लाख के बीच में होता है, जो आपको ये 200 घंटे की ट्रेनिंग में देना होता है।
अब जैसे ही आपका CPL इशू हो जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं कि किसी भी एयरलाइन में आप पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप किसी भी एयरलाइन में अप्लाई करते हैं, वहां पर आपसे रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यूज होते हैं और उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाता है। अब इन सारी चीज़ों के बाद जब आप एक CPL यानी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के होते हुए भी सेलेक्ट हो चुके हैं, इसके बाद जिस भी एयरक्राफ्ट को आपको उस एयरलाइन में ऑपरेट करना है, उस पर टाइप ट्रेनिंग यानी टाइप रेटिंग कराई जाती है। अब ये क्या चीज़ है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने इंडिगो में इंटरव्यू दिया और पायलट के लिए आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो कंपनी पूछेगी कि आप किस एयरक्राफ्ट को उड़ाना चाहते हैं, या फिर वो खुद बताएगी कि हमारे पास ये एयरक्राफ्ट खाली है और आपको इसको उड़ाना है। तो कंपनी कहेगी कि जैसे कि उसके पास एयरबस 320 खाली है, तो वो बोलेगी कि आप जा करके एयरबस 320 का टाइप ट्रेनिंग करके आइए, यानी टाइप रेटिंग करके आइए। वहां पर भी आपको लगभग 16 से लेकर के 20 लाख तक का खर्चा आता है। जब आप वो टाइप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, तब वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं और एज ए पायलट भर्ती कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आप टाइप रेटिंग करके आते हैं, आपको सीधे एयरक्राफ्ट उड़ाने को दे दिया जाता है। उसके बाद भी आपकी जॉब तो लग जाती है, फिर भी आपको कुछ दिन तक ट्रेनिंग करनी होती है, जिसको हम सैलरी के साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं पायलट की पोस्ट के लिए और आपको सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आप बनते हैं जूनियर फर्स्ट ऑफिसर। यानी कि आप पायलट को पायलट से भी नीचे होते हैं और आपको कॉकपिट में बैठकर सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है कि पायलट और को पायलट क्या चीज़ कर रहे हैं। और जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 75,000 से लेकर के 1 लाख पर मंथ तक होती है। 5 से 6 महीने इसी तरह आपको सारी चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं। उसके बाद आप प्रमोट होकर के बन जाते हैं फर्स्ट ऑफिसर, यानी जिसको को पायलट कहते हैं। और जैसे ही आप फर्स्ट ऑफिसर बनते हैं, आपकी सैलरी 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख पर मंथ तक हो जाती है। ठीक है, और अब आप को पायलट के रूप में पायलट के साथ बैठना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं एज ए फर्स्ट ऑफिसर, आपको सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बना दिया जाता है और आपकी सैलरी 3.5 लाख से 4,25,000 तक बढ़ा दी जाती है पर मंथ। थोड़े ही दिनों के बाद जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से एयरक्राफ्ट को लैंड, टेक ऑफ, मैन्यूवर सारी चीज़ें कराने लग जाते हैं, कंपनी आपको जल्दी ही प्रमोट करके PIC यानी पायलट इन कमांड, यानी जिसको हम पायलट बोलते हैं, वहां तक प्रमोट कर देती है। और यहां पहुंचने के बाद आपकी सैलरी 5 लाख से ऊपर चली जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतने रेंज में सारी सैलरीज क्यों बता रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज होती हैं, एयरलाइन कंपनी, वो अलग अलग सैलरी भी देती हैं। बट पायलट बनने के बाद 5 लाख से कम सैलरी कहीं भी नहीं मिलती है, बल्कि 6 लाख 7 लाख से भी ज़्यादा सैलरी हमारे जो पायलट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीनियर हो चुके होते हैं, उन्हें दिया जाता है। तो आज के वीडियो में बस